हाँ बच्चों, चलो अभी ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना चैप्टर नंबर 8 के, ये 40 प्लस कुछ है, 44 या ऐसा कुछ, तो इसमें से सारे नहीं बट मैं थोड़े आप लोग को गाइड करूँगा, ठीक है। और बाकी के जितने नहीं गाइड करूँगा उतने मैं आपको सॉल्व करके आपके PDF के अंदर में ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो सेशंस होगा ना वो पावर पॉइंट के ऑप्शंस होंगे, और बाकी के कोई भी चैप्टर में ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो टेंशन मत लेना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े मार्क्स के लिए पूछते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द रीज़न इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं। अभी जो मैंने 17 क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मैं गाइडेंस दूंगा, गाइडेंस सॉल्व ही करेंगे बट गाइडेंस। अभी जैसे देखो ये क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। कैलकुलेट टोटल, एवरेज, हाईएस्ट और लोवेस्ट। मतलब इधर टोटल, ये सब में टोटल, जून का, जुलाई का, अगस्त का, ठीक है। बीच में ऐसे डॉट दिया, मतलब ये सब डेटा है, एज्यूम के डेटा है बट शो नहीं किया। ये सब है ना इसका इंडियाना सेल्स, मतलब एक बोलते हैं ना कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है इंडियाना करके, उसका सेल दिया है, उसका अपने को टोटल निकालना है, नीचे उसका तीनों सेल में एवरेज निकालना है, इधर टोटल निकालना है, इधर एवरेज निकालना है, इधर हाईएस्ट निकालना है, इधर लोवेस्ट निकालना है, ठीक है ना। इधर टोटल, इधर एवरेज और इधर हाईएस्ट और इधर लोवेस्ट। बच्चों अभी कंसेप्ट सुनना कि ये वाला जो सेल है ना, ये वाले PDF को ना मैं उसमें ओपन, ये क्वेश्चन की बात हो रही थी, इसको जूम कर देते हैं। अच्छा लोग अभी एकदम ध्यान से सुनना, चलो अभी इधर ध्यान दो। ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, मतलब 4 सेल। ये चारों सेल के अंदर आपको फंक्शन क्या देना है, पहला टोटल के लिए क्या देना है, इज इक्वल टू सम। इसको हम लोग, मैं समझा रहा हूँ तो आपको सॉल्व करना है बच्चों, पहले बोलता हूँ, क्योंकि अभी कैसा है, इतनी आपको मैंने नॉलेज दी है ना एक्सेल के अंदर कि अभी जब मैं समझा दूंगा ना तो आप खुद बैठ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप डेटा थोड़ा कम कर देना, और क्या, इतना डेटा देने की ज़रूरत नहीं। 56 रिकॉर्ड तक, यूनिकॉर्न तक, करेक्ट ना, स्प्लेंडर प्लस से अब बीच में 4-5 रिकॉर्ड रखना और उसमें काम कर लेना। इधर आपको टोटल यूज़ करना है, इज इक्वल टू सम, ठीक है। रेंज क्या होगी, B3:B56, जितना भी आप डेटा दोगे उसके हिसाब से। और फिर इसको ड्रैग का करना, इसको यहाँ से पकड़ के, इसको ड्रैग है ना यहाँ से लेके राइट में, ठीक है ना, ऐसे राइट में, मतलब एक बार सम लेना, राइट में ड्रैग कर देना। उसके नीचे क्या लेना, इज इक्वल टू एवरेज, उसके नीचे लेना इज इक्वल टू एवरेज, वापस रेंज वही ब्रैकेट के अंदर B3:B56 और बाद में उसको भी ड्रैग क्या कर देना राइट में। फिर हाईएस्ट कैसे लोगे बच्चों, आप लोग को पता है हाईएस्ट कैसे लेना है। ये अपना सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट नहीं है, एकदम हाईएस्ट है। अगर सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट होता तो अपने पास लार्ज और स्मॉल है, ये एकदम हाईएस्ट और एकदम लोवेस्ट है तो मैक्स और मेन। तो आपको थर्ड वाला फंक्शन कौन सा लेना है, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट में फिर से वही रेंज B3:B56, ड्रैग किधर करना है राइट में, ठीक है। फिर लोएस्ट के लिए क्या लेना है, इज इक्वल टू मेन, इज इक्वल टू मेन, ब्रैकेट में रेंज वही B3:B56 और ड्रैग किधर करना है राइट में, हो गया, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे बच्चों, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये पैराग्राफ में, तो इसमें ना विजुअलाइजेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वर्कशीट कैसे बनेगा, करेक्ट ना। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेस क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी हैज़ बीन एंटर्ड इन द फर्स्ट फोर कॉलम्स, पहले 4 कॉलम्स में, फ्रॉम द रो नंबर 2 टू रो नंबर 31 तक। मतलब 31 मतलब अराउंड 30 डिस्क्रिप्शंस है, मतलब 30 प्रोडक्ट है। देखो आगे लिखा भी है, फर्स्ट रो इज़ यूज्ड फॉर द कॉलम हेडिंग एंड कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे लोग आपको अभी इसमें थोड़ा सा ऐसा यूज़ करना है कि क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, एज्यूम दैट द कॉलम हेडिंग फॉर द क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एंटर्ड। मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किधर आएगा, नेक्स्ट कॉलम में। ए में डिस्क्रिप्शन आएगा, बी में ओपनिंग स्टॉक आएगा, सी में परचेस क्वांटिटी आएगा, फिर ए बी सी, डी में आपका आ जाएगा सेल क्वांटिटी, और उसके बाद वाले कॉलम में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे लोग अभी सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल्स। समझ में आया ना आपको। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेस, परचेस करोगे तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, और जितना सेल करोगे तो आपका स्टॉक उतना क्या हो जाएगा, कम। तो इस बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला देना है क्लोजिंग स्टॉक का और ड्रैग कर देना है सीधा नीचे रो नंबर 31 तक, रो नंबर 31। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा फार्मूला रेडी। मतलब ये वर्कशीट में आपको डेटा टाइप करके वर्क करना है। एक बार फिर से क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक वाला सेल एड्रेस ले लेना इक्वल टू करके, प्लस परचेज वाला सेल एड्रेस ले लेना और माइनस करके जो सेल किया ना उसका सेल एड्रेस लेना। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल इज नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय दैम इन अ 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है और पहले में नेम है, मतलब ए में नेम होगा, फिर बी सी डी ई के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होंगे, बी सी डी ई के अंदर। ज़रा विजुलाइज करो इसकी वर्कशीट को। फिर आगे क्या बोला है कि A2 से लेके E52 तक, मतलब 52 तक, यानी अपना जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है कम जो स्टूडेंट्स का वो 52 तक लेना है, मतलब 51 रिकॉर्ड्स है, क्योंकि 1 में हेडिंग गया है ना। देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट रो कंटेन द कॉलम हेडिंग एंड द अदर रोज कंटेन द डेटा। मतलब आपका डेटा जो है ना वो करीब करीब 51 स्टूडेंट्स है। उसने क्या बोला, फाइंड द टोटल एंड द एवरेज मार्क्स एंड द स्पेशल एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स तो आपको पता है एवरेज से निकालना है, वो 4 सब्जेक्ट का। टोटल आपको पता है सम से निकालना है। ये जो स्पेशल एवरेज है वो कैसा दिया उसने, स्पेशल एवरेज एच में निकालना है। ओके, गिव योर ओन डेटा कॉलम हेडिंग ऑफ दिस कॉलम्स। ठीक है। अच्छा, स्पेशल एवरेज का लास्ट सेंटेंस देखो, स्पेशल एवरेज इज़ द एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ 3 मार्क्स। बच्चे लोग आपको पता है मैंने बेस्ट ऑफ का लॉजिक सिखाया था आपको जब मैंने 17 क्वेश्चंस कराया बेस्ट ऑफ। तो बेस्ट ऑफ का लॉजिक कैसा है कि पहले जिधर आपने टोटल लिया है ना, टोटल उसका सेल ले लो, माइनस उसका सेल ले लो जहाँ पे आपने टोटल लिया है, माइनस पूरी रेंज का मिनिमम माइनस कर दो, पूरी रेंज का मिन लेके माइनस कर दो। तो आपको जो टोटल मिलेगा वो 3 सब्जेक्ट का मिलेगा। फिर उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देना मैनुअली, इसको एवरेज फंक्शन नहीं आएगा। मतलब आपको याद कर रखना पता है कि जो नॉर्मल एवरेज है वो एवरेज फंक्शन से लेना, लेकिन जो स्पेशल एवरेज है वो एवरेज फंक्शन से मत लेना। तो मैं इसका फार्मूला बोलूँ, इज इक्वल टू ब्रैकेट जो टोटल वाला सेल होगा वो माइनस मीन, फिर जो मार्क्स का रेंज होगा वो, तो सबसे मिनिमम टोटल में से लेस हो जाएगा, तो यू विल गेट द न्यू टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट। फिर ब्रैकेट डबल बंद करके एक मिन का और एक बाहर का, ओके, डिवाइडेड बाय स्लैश करके 3। मैंने जब आपको 17 क्वेश्चन कराया उसमें बच्चों ये वाला कराया था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे बेस्ट ऑफ 3। अगर 4 सब्जेक्ट होगा तो बेस्ट ऑफ 3, 6 होगा तो बेस्ट ऑफ 5 होगा तो बेस्ट ऑफ 4, करेक्ट ना। एक सब्जेक्ट हम लोग उसमें कम। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आपका टोटल एवरेज और बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज। ठीक है बच्चों, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अराउंड समझो ना 10-12 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे ऐसा ओरल, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए जब सॉल्व करने बैठो तो। हाँ, बाकी इसकी मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा तो आप बाकी के भी कर लेना। हाँ, बट इसका ये वाला चैप्टर का ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैंने आपको जो 17 क्वेश्चंस कराया उसमें देखो एक सारा का सारा कंसेप्ट देखो आपका रिवाइज होगा। क्या बोला उसने, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया, देखो ना नीचे कुछ भी दिया है क्या, नहीं, खाली बोलता है फाइल को देखो ध्यान से और सेलिंग प्राइस निकालो। बच्चे लोग अभी देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना दिया है, 18%। तो अगर 18% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो उसका सेल प्राइस क्या होगा। तो बच्चे लोग सेल प्राइस कैसे निकलेगा, तो यूनिट कॉस्ट, लेकिन यूनिट का कॉस्ट वो है ना 150 रुपीज़ से लेके 550 तक, बट उसमें 18% मेरे को सेल प्राइस, मतलब कॉस्ट के ऊपर जब मैं सेल प्राइस ऐड करूँगा तो मेरा सेल प्राइस बनेगा। तो इसका ये कैसे बनेगा, जो यूनिट कॉस्ट है उसका सेल एड्रेस दैट इज़ B2 प्लस B2 का 18% प्लस B2 का 18%, तो वो बन जाएगा मेरा सेल प्राइस। तो ही तो मेरे को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा ना, है कि नहीं, क्योंकि मैं जब कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऐड करूँगा तो मेरा सेल प्राइस बनेगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, अपना जो प्रॉफिट निकलता है वो सेल प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट ही होता है। तो एक बार वापस बोलो, इज इक्वल टू आप लोगे B2 प्लस B2 का 18%, तो 18% का वो सेल एड्रेस ले लेना D49, बट बच्चों D49 को डॉलर में लेना, पता है ना तो आपको, रिलेटिव एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस, तो एब्सोल्यूट में लेना, एब्सोल्यूट में
18% को जब आप फार्मूला में लोगे तो डॉलर के साथ लेना प्लीज़, क्योंकि वो सेल आपका फिक्स है 18%, क्योंकि फ्यूचर में वो 18 की जगह अगर 17 किया या 15 किया तो अपने आप फार्मूला चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यूनिट कॉस्ट प्लस फिर से यूनिट कॉस्ट ब्रैकेट के अंदर यूनिट कॉस्ट इनटू जो सेल लोगे ना वो D49 होगा। D49 को डॉलर में लेना, $49, ओके, क्योंकि उसमें परसेंटेज पहले से दिया है, ओके, वो प्लस हो जाएगा और उसका अपना सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। मतलब आपको ना कभी कभी ना एक्सेल का एप्लीकेशन कैसे करना पता है, प्रॉब्लम समझना है ध्यान से और सोल्यूशन क्या निकालना है वो आपको सोचना है। अब इसमें कोई फंक्शन नहीं है, इसमें कोई फंक्शन नहीं, इसमें फार्मूला है, और फार्मूला भी कैसा है, विदाउट यूजिंग फंक्शन है। ये बोलते हैं ना अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके जो फार्मूला बनाना है वैसा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाँ, करीब करीब क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है। देखो ना नीचे कुछ भी नहीं दिया है, खाली बोला ये इसको ध्यान से देखो और इसको ये कैलकुलेट द बिल अमाउंट, मतलब बिल का कैलकुलेशन करना है। अभी एक कॉमन सेंस यूज़ करो, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, तो टोटल कैसे निकलेगा? ये एक स्टोर है माई स्टोर करके, उसमें प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है और साथ में क्या दे दिया है, उसका टोटल निकालना है। टोटल का फिर ऐसे टोटल भी निकालना है और वर्टिकल टोटल भी निकालना है, मतलब ऐसे टोटल भी निकालना है और ऐसे टोटल भी निकालना है, ठीक है ना? तो बाजू में जो D3 के अंदर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इज इक्वल टू B3 मल्टीप्लाई बाय C3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यूनिट मैंने प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये बन गया टोटल। बाद में ड्रैग कर देना 46 तक, पूरा ऐसे ड्रैग कर देना 46 तक, हो गया। फिर जो लास्ट वर्टिकल टोटल लेना ना उसकी जगह पे आएगा इज इक्वल टू सम D3 कोलन D46, वो ऐसा वर्टिकल टोटल के लिए ऐसा, क्योंकि बॉटम में भी टोटल चाहिए ना। तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिल, पूरा बिल कैलकुलेट आपके सामने हो जाएगा। ये क्वेश्चन में भी उन्होंने कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे, खाली वर्कशीट को देखना है, आपको लॉजिक अप्लाई करनी है कि कैलकुलेशन किस तरह से होगा। एक मल्टीप्लाई करके आएगा, ड्रैग कर देना, और एक पूरा जो आप टोटल निकालोगे उसका सम निकाल लेना, और जैसे सम निकालोगे तो आपका ये टोटल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि नेम और ग्रेड एंड द बेसिक सैलरी 3 सेल में टाइप करना है, A2 से लेके C55, मतलब ABC में क्या क्या चीज़ है, नेम, ग्रेड और बेसिक सैलरी 55 तक है, 55 तक है, ठीक है ना। आउट ऑफ विच द फर्स्ट रो इज हेडिंग, इसमें से फर्स्ट रो हेडिंग है, तो आपको 3 चीज़ कैलकुलेट करना है। DA जो होगा ना, DA वो चाहिए 10% ऑफ बेसिक सैलरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹200। बच्चे लोग आपको पता है इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा आपने जो 17 क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से आपको आ जाएगा। क्या लिखा है जरा सेकंड क्वेश्चन देखो ना, PF इज 8.33% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹125 विच एवर इज मिनिमम। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, विच एवर इज लेस या विच एवर इज मिनिमम आएगा तो मेन फंक्शन यूज़ करना है, मेन फंक्शन यूज़ करना है। मगर ऊपर क्या दिया है पता है, DA इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹200। सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹200 मतलब क्या कि अगर मेरा ये जो 10% का कैलकुलेशन है ये सपोज 250 आ रहा है, ओके 250, तो 250 लेना है। लेकिन अगर मेरा DA का कैलकुलेशन मैंने किया कुछ 10% और वो 150 आ रहा है, तो इसने क्या बोला, सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹200 लेना। मतलब ये क्या बोल रहा है, मीन बोल रहा है कि मैक्स बोल रहा है? बच्चे लोग ये एक्चुअली इनडायरेक्टली ये विच एवर इज मैक्सिमम बोल रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना पता है, विच एवर इज मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट ये है सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹200। क्वेश्चन एक्चुअली मैक्स का है, ओके मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैक्स का है, बट ये बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे पता है, वो बोलेंगे सर सब्जेक्ट टू मिनिमम मतलब मीन फंक्शन। गलत, सब्जेक्ट टू मिनिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम 200 तो होना ही चाहिए। यानी अगर 150 होगा कैलकुलेशन तो 200 पे आके रोकना, 250 होगा तो 250 लेना, 200 मत लेना। तो विच एवर इज मैक्सिमम हो गया ना, यानी विच एवर इज हाईएस्ट हो गया। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है DA का, बच्चे लोग ये विच एवर इज हाईएस्ट का क्वेश्चन है, विच एवर इज मैक्सिमम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम का है, वो तो आपको दिख ही रहा है, वो तो मैंने आप लोगों को जब 17 क्वेश्चन कराया तभी भी करा दिया था। अच्छा नेट जो है ना, नेट
बेसिक डीए को प्लस करना और माइनस पीएफ कर देना, और जो रिजल्ट आएगा राउंडेड टू नियरेस्ट अपर 10 पे कर देना। ओके, मतलब आपका राउंड फंक्शन इसमें यूज़ कर लेना और अपर 10 पे इसको मतलब -1 पे राउंड ऑफ कर देना, यानी सेकेंड आर्गूमेंट नेगेटिव कर देना इसका -1 करके राउंड करके, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको बेसिक ऐड करना है, डी ऐड करना है, मतलब 2 सेल प्लस करना है, और जो तीसरा सेल होगा ना सी वाला प्रोविडेंट फंड का, उसमें से प्रोविडेंट फंड को क्या कर देना माइनस, और जो रिजल्ट आएगा कॉमा करके नियरेस्ट टू अपर 10, मतलब आपका 10 रुपीज़ पे राउंडिंग करना है तो -1, 100 रुपीज़ पे अपर अगर राउंडिंग करना हो तो -2। देखो क्या लॉजिक है पता है, अगर 10 रुपीज़ पे राउंडिंग करना है तो -1, 100 पे करना है तो -2, अगर 1000 पे करना है तो -3। जितने भी जीरोज होते हैं ना नंबर के साथ, माइनस के साथ उतना नंबर अटैच कर देने का, ठीक है बच्चों। हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 7, नेम एंड बेसिक सैलरी ऑफ 100 एम्प्लॉइज आर इंटर्ड इन फर्स्ट 2 कॉलम्स ए बी। नेम और बेसिक सैलरी इंटर्ड। द फर्स्ट रो कंटेन कॉलम हेडिंग, ठीक है। कैलकुलेट करने को बोला है HRA हाउस रेंट अलाउंस, DA डियरनेस अलाउंस, MA ये अपना ये हो सकता है मेडिकल अलाउंस, ठीक है ना, एंड ग्रॉस। HRA जो है वो 13% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹200 विच एवर लेस। बच्चों विच एवर लेस मतलब मीन, ठीक है, उस पर डाल देना इसको, विच एवर इज लेस मतलब मीन। DA इज 42% ऑफ बेसिक सैलरी सब्जेक्ट टू मिनिमम। तो जब ऐसा लिखा ना सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹1000, तो एक्चुअली इसमें मैक्स आएगा। बच्चे लोग ये जरा ध्यान रखना, सब्जेक्ट जब भी आए ना तो अपोजिट वर्ड ले लेना। सब्जेक्ट टू आए ना, सब्जेक्ट टू मिनिमम तो मैक्स लेना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम आएगा तो मीन लेना, अपोजिट ले लेना, अपोजिट। बाद में मेडिकल अलाउंस का क्या बोला है, 18% ऑफ बेसिक सैलरी सब्जेक्ट टू मिनिमम, मतलब इसमें मैक्स आएगा, एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम मतलब इधर मीन आएगा। बच्चे लोग इसमें एक ही फंक्शन में मीन और मैक्स दोनों आएगा, एक ही। बट इतना ध्यान रखना, जहाँ पे मिनिमम लिखा है उधर मैक्स फंक्शन आएगा, और जहाँ पे मैक्सिमम लिखा है उधर मीन, मतलब नेस्टेड फंक्शन आएगा इधर, मीन और मैक्स दोनों एक साथ। और लास्ट में ग्रॉस क्या बोला, सबको प्लस कर देना, मेडिकल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, HRA, बेसिक सैलरी सब प्लस कर देना। और जो ग्रॉस सैलरी है ना मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब होता है -1, नियरेस्ट 100 होगा तो -2, ठीक है ना, उसको राउंड ऑफ कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे लोग, आपको पता है मैंने आपको अभी इसमें ये बताया था कि अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, देखो ये P ब्रैकेट में 1 + R/100 -P। तो मैंने जब भी प्रीवियस वीडियोस में ये जो कैलकुलेशन किया उसमें -P करना भूल गया, जरा आप लोग ऐड कर देना, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बराबर किया, PNR/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट वाला पार्ट, ये पार्ट नहीं ऐड किया था, तो आप लोग जरा ऐड कर देना। तो इसने क्या बोला कि नेम, अमाउंट और इंटरेस्ट एंड द पीरियड आर इंटर्ड इन ए से लेके A, B, C, D, मतलब ये सबका अलग अलग, सबका इंटरेस्ट अलग अलग, सबका ये नंबर ऑफ ईयर अलग अलग, रेट अलग अलग, और उसका सिंपल इंटरेस्ट और क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फार्मूला के हिसाब से फार्मूला दे के रखा है, अगर ये नहीं भी दिया होता ना फार्मूला बच्चे लोग, तो भी आप लोग को फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी देखो ये वाली फाइल कैसी है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, खाली सोच के देखना है कि मार्क्स आउट ऑफ 40 दिया है, आपको निकालना है। अगर ये 60 मार्क्स का होता तो कितने होते हैं 100 का। ऐसा अक्सर होता है बच्चों कि उन लोग पेपर है ना 40 मार्क का ले रहे हैं, लेकिन मार्क्स देने के टाइम वो 60 में से कितना मिला वो दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे ना, 34 से बढ़ जाएंगे। फिर अगर 100 मार्क्स के हिसाब से तो कितना, तो देखो एक सिंपल लॉजिक कैसा पता है, ये 40 में से आपको कितना मिला, 40 में से मिला 34, तो 60 में से कितना, 60 में से कितना, तो 34 इंटू 60 अपॉन 45, ओके, मतलब ये अपॉन 40 है। देखो ये 40 में से आपको मिला 34, तो 34 इंटू 60 अपॉन 40 इज़ नथिंग बट आपकी ये मार्क्स। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट मैथ्स में आप लोगों ने सीखा ना बच्चों, वो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फार्मूला दे देने का,
ये वाला फॉर्मूला कि अगर 40 मार्क्स है तो 34 मिल रहा है, तो 60 तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लॉजिक यूज़ करके आउट ऑफ 60 आउट ऑफ 100 का दोनों फार्मूला देके सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों ड्रैग कर देना है, दोनों तरफ ड्रैग, C2 से लेके C60 तक और D2 से लेके D60, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा बच्चों। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, हाँ 10 भी ये बोला है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल और कंपाउंड। इसमें देखो रेट जो है ना, रेट देखो रेट सबका अलग अलग है, मगर जो नंबर ऑफ ईयर है ना, पीरियड वो सेम है। तो ये वाला सेल आपको फार्मूला में देने के टाइम डॉलर के साथ आना चाहिए बच्चे लोग। ये जो है ना बी कितना 62, B62 जब आप लोग इसके एन की जगह पे यूज़ करोगे ना तो डॉलर में यूज़ करना, $62। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव रेफरेंस नहीं होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा। बाकी अमाउंट और रेट में रिलेटिव रेफरेंस रखना। क्यों? ये सबका चेंज हो रहा है, देख लो अमाउंट सबका चेंज हो रहा है, यस, फिर रेट सबका चेंज हो रहा है, यस। तो मैं इसका ज़रा एक बार बोल देता हूँ, आप लोग ये वाला फार्मूला टाइप करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट परफेक्ट मिलेगा। इज इक्वल टू B2 इंटू PN, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, तो पहला B2 इंटू $B $62, फिर से इंटू और ये नॉर्मल है C2, इसको डॉलर नहीं क्योंकि ये सबका चेंज हो रहा है ना, ये बन जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला देना है और फिर नीचे ड्रैग कर देना है, फिल हैंडल को नीचे ड्रैग कर देना है। तो आपने क्या देखा बच्चों कि वो जो 17 क्वेश्चन की जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी वो बेसिस पे आपको देखो ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैं इतना श्योर बोलता हूँ कि आपको जम जाएगा ये वाला, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ, इसकी मैं PDF में आपको सोल्यूशन दे दूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। जो स्टफ दूंगा ना आपको, जो भी मेरे नोट्स वगैरह है उसके साथ मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो तो ये आपका हो गया। यहाँ पर ये अपना क्या बोलते हैं उसको, एक्सेल वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो आप लोग के MS ऑफिस में 3 टॉपिक है, वर्ड, अच्छा वर्ड में उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ रखा ही नहीं। एक्सेल के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखे थे उसमें मेजॉरिटी पार्ट वी हैव कवर्ड, ठीक है ना। और बाकी के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो उसका सोल्यूशन है बच्चों, वो तो आप लोग पता है एक बार कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर, जो मैंने आपको एक्सेल सिखाया तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सेल पोर्शन। आपका वर्ड मैंने स्टार्ट किया था, दिस इज द एंड ऑफ एक्सेल पोर्शन। पावर पॉइंट बड़ा नहीं होगा, एक ही वीडियो सेशन बनेगा क्योंकि आपका पावर पॉइंट में सिर्फ एक ही चैप्टर है और वो है चैप्टर नंबर 6। तो बच्चे लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा ना दैट विल बी ऑन पावर पॉइंट, ठीक है। तो मैं पावर पॉइंट पे स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो। पावर पॉइंट में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, खाली वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं पूरा पावर पॉइंट में आपके पोर्शन में क्या क्या है उसको रन करके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इज ऑन पावर पॉइंट चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, ओनली 1 वीडियो, ठीक है। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।